हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल रिसोर्सेज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 400 से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा पीडीएफ है, कंबाइन किया गया है। 151 पेज का पीडीएफ है आपका। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए जो कि पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, वही का वही पूरा का पूरा पीवाईक्यू स्प्लिट किया गया है, पीडीएफ निकाले गए हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन से पूरे पूरे क्वेश्चन निकाले गए, कंबाइन करके एक पीडीएफ बना दिया गया है। अगर ऐसे ही और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस वीडियो की बात करते हैं कैसे हमें तैयारी करनी है और कैसे अब हमें इतने कम टाइम में ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज़ ये समझिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये जो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सिर्फ अकेले ह्यूमन रिसोर्सेज तक ही लिमिटेड नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो जूनियर एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो आपका एटीसी का एग्ज़ाम हो, और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो लिए गए वो एटीसी के ही एग्ज़ाम से लिए गए, या फिर आपका कॉमर्शियल का एग्ज़ाम हो, लॉ का एग्ज़ाम हो, फाइनेंस का एग्ज़ाम हो, फायर सर्विस हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका आपका डेजिग्नेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव है, उनके सबके लिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो सबके लिए यूज़फुल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की। देखिए दोस्तों, नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मेरिट में आने के चांसेस बनेंगे। टोटल आपको पता है कि दोस्तों ये नॉन टेक्निकल पार्ट 60 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, या कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जनरल एप्टीट्यूड भी लिखा होगा। दूसरा आपका आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, कहीं पर लिखा होगा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तीसरा पोर्शन आता है आपका जीके का, और लास्ट में आपका आता है इंग्लिश। तो ये 4 आपके सेक्शन हैं, 15-15-15 मार्क्स के, ठीक है। आगे पीछे भी हो सकता है जीके 10 कर दें, इंग्लिश के आपके 20 कर दें, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये समझिए कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी। जीके का हो सकता है कि जीके के आपके 10 क्वेश्चन कर दे, इंग्लिश के आपके 20 कर दे। अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हैं नॉन टेक्निकल, ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एग्जाम्स हैं, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। और अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको और ऐसे ही 500 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है ये पूरा पूरा कॉमन रहता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है, इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सॉल्व करना है कि नहीं करना है। मेरे भाई, सॉल्व करना ही करना है। नॉन टेक्निकल कॉमन रहता है, हर एग्ज़ाम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कॉमन रहता है। 60 मार्क्स सब में पूछा जाता है, वही सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको देखिएगा, कभी कभी सेम पैटर्न में बिल्कुल एग्जैक्ट वही के वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये पीवाईक्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है। जीके और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, आप ये पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आपका 1857 का रिवोल्ट है, ये पढ़ लीजिए। नेशनलिस्ट जो आपके मूवमेंट हुए थे वो पढ़ लीजिए। आज़ाद भारत के समय, यानी कि 1947 के 3 साल आगे के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मतलब कि 1947 से लेकर के 1950 तक के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ये पढ़िए। और इसके साथ साथ इसके 3 साल पहले का, यानी कि 1944 से और 1950, ये 6 साल के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। उस टाइम पर कांग्रेस बनी, कार्यकारी अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हुई हैं, संविधान बना है तो संविधान किस दिन बना है, ठीक है। संविधान की कौन कौन उसका ड्राफ्टिंग मेंबर, जो वो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका कौन कौन मेंबर था, ये सब जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हैं उसी टाइम पीरियड में फ्रेम किए गए हैं, 1944 से 1950 के बीच में। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई आपकी हिस्ट्री की। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पूछता है या नहीं पूछता है, आप चाहें तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सिविक्स की। भैया ये तो सबसे ज़्यादा पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें तुमको 2-3 चीज़ें हैं वो पढ़नी है। एक तो पार्लियामेंट पढ़ना है, दूसरा आपको गवर्नमेंट पढ़ना है। गवर्नमेंट कौन कौन सा आपको पढ़ना है, आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बस ये 4 टॉपिक, बस इसमें ही आपका पूरा सिविक्स कंप्लीट है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। सिविक्स में और भी चीज़ें हैं, बट ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक। पार्लियामेंट आप
ज़रूर पढ़िएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, आपको पता ही नहीं, आप बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, जबकि बहुत नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपका लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपके पार्लियामेंट में कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे, और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आप जाकर के PYQ सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक दो हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बात हो गई आपकी जीके की, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस पर वीडियो भी दिया हुआ है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, इंग्लिश में देखिए आप PYQ आप उठाइए, देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के पूछता है। इसका PDF मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अगर 20 नंबर का आपका इंग्लिश पूछता है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के पूछता है, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछेगा ही पूछेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन OWS, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स 3 से 4 क्वेश्चन, आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के PYQ देख लीजिएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2 से 3 क्वेश्चन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। एक्टिव पैसिव, बहुत सिंपल रूल है यार एक्टिव पैसिव के, कब आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, कब आपका जो है क्या बोलते हैं प्रोनाउन चेंज होता है, ये सब सारी चीज़ें फर्स्ट पर्सन को किस पर्सन में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये सब चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत बेसिक रूल्स हैं। मुझे लगता नहीं कि उसको एक्टिव पैसिव ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको 2-3 दिन चाहिए, हार्डली 1 घंटे 2 घंटे का टॉपिक है, पूरा टॉपिक खत्म है बस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़िए। ऐसे ही नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। बस अगर 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर आता है, आप इतना पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए, एन द, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वोकेबलरी अगर आप चाहें तो आप कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो एसएससी सीजीएल का पिछले 5 साल का PYQ से आप वहाँ से वो कैप ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितना मैंने आपको बता दिया आप बस इतना ही पढ़ लीजिए, तो भी आपको अच्छे खासे 12 से 15 नंबर, अगर 20 नंबर का पेपर आता है 12 से 15 क्वेश्चन बस इतने ही टॉपिक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात हो गई इसकी और इसकी, जीके की और इंग्लिश की। अब देखिए इंग्लिश में इतना इजी पेपर आता है कि हो सकता है कि आप 20 में से 20 स्कोर कर लें, 20 में से 20 स्कोर कर लें। जी हाँ, आप यकीन नहीं मान रहे, लेकिन आप देखिएगा कभी कभी इतना इजी पेपर आ जाता है कि आप 20 में से 20 स्कोर कर लें, लेकिन मान लीजिए कि पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए, इतना पॉसिबल नहीं है। 99.9% केस में हमारे लिए इतना लाना पॉसिबल नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर 17-18 भी आप ले आते हैं तो भी बहुत है। जीके में तो भैया हम मान सकते हैं क्लियर कि तुम 4-5 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हो। जीके सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि हम करें तो क्या करें। करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ें। करंट अफेयर्स तो भैया हम यही बोलेंगे आप स्किप कर दो, लेकिन क्योंकि ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। पता चला जीके पूछे ही ना, पूरा करंट अफेयर्स पूछ ले तो आप कहोगे सर ने आपने तो बोला था स्किप कर दो, हमारी तो लंका लग गई। तो इसलिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने क्या बोला था आपको, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। मार्केट में बुक मिलती है, 1 लाइनर करंट अफेयर्स भी आते हैं, लास्ट टाइम पे आखिरी के 2 से 3 दिन में रट लीजिएगा, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स में टाइम देने की जरूरत नहीं। बचती है बात न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एप्टीट्यूड। भाई मेरे इसमें आपको 15 में 15 लाना है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। लाना ही लाना है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है और इसमें आप ला सकते हो। इंग्लिश में नहीं ला सकते हो, जीके में नहीं ला सकते हो पूरे नंबर, जीके में 4-5 से ज़्यादा ही नहीं ला सकते हो, इतना बोल दिया मैंने। इंग्लिश में आप 15 भी ले आओगे तो बहुत है, 15 आप इंग्लिश में ले आते हो, जीके में 5 ले आते हो, तो ये टोटल हो गया यहाँ पे 20। यहाँ से आपको निकालने हैं 15, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 15 के 15 निकालने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है ये वाला पोर्शन। लेकिन अगर आप 15 में से दोस्तों 10 भी ले आते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 20 और 15 कितने हो गए, 35, 35 और 10 कितने हो गए, 45, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप लाए कितने, 45। अब उधर आपको कितने लाने होंगे, उधर मिनिमम आपको एटलीस्ट 60 में से 45 तक तो आपको लाना ही पड़ेगा, 45 तक तो आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप एक कट ऑफ की रेस में आ पाएंगे।
ठीक है, आप समझ रहे हैं, 90 के आसपास आप स्कोर करेंगे तब जा करके आप कट ऑफ की रेस में आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस बार इसका कंपटीशन बढ़ा है, जिस तरह से कैंडिडेट्स अवेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, हो सकता है कि जो हमारा कट ऑफ है पिछले बार के कंपैरिजन में 4-5 नंबर ऊपर ही जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि भैया हमें नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है हमें यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। यहाँ से अगर आप 50-55 तक स्कोर कर ले गए, 55 तक, और करते हैं कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि ये अचीवेबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, जी नहीं, बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। कैंडिडेट्स स्कोर करते हैं 55 तक। अब यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप ये बोलेंगे कि अरे 55 स्कोर करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे तो 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे 20 आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं। आपको बस टारगेट लेके चलना है, मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे जो जो आता है मुझे बस सॉल्व करके आना, बस दैट्स इट। बाकी जो होगा देखा जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं। कंपैरिजन मत करिए, वरना अदरवाइज आपका ही लॉस है। ठीक है, कोई मतलब नहीं उसमें। मैंने बोल दिया 55 कैंडिडेट स्कोर करते हैं, तो अब आप इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। इसको ये सोचिए कि वो अगर करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 6 मई को मेरा एग्जाम है, पूरा 1 महीना है। तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने तो आपको पूरा 35 डेज़ का पूरा आपको पूरा शेड्यूल दिया हुआ, पूरा स्टडी प्लान दिया हुआ, आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये पोर्शन है भैया नॉन टेक्निकल, जिसमें आपको इतना स्कोर करना है, तब जा करके आप कहीं ना कहीं वहाँ कट ऑफ की रेस में आओगे। और जितना यहाँ एक चीज़ समझो ना, यहाँ पे अगर तुम जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, उधर अगर तुम मान लो नहीं कर पाते, ह्यूमन रिसोर्सेज सब्जेक्ट में कमांड है तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कमांड नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए आप नहीं सॉल्व कर पाए, तब क्या है? तो हमारे पास ये तो है, हमें ये पता है कि चलो यहाँ हम 55 स्कोर कर लेंगे, वहाँ अगर हम 40 भी ले आए 60 में से तो भी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, अच्छा खासा हम कट ऑफ की रेस में पहुँच जाएंगे। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप 55, आप बात मेरी समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 60 में से 55 दोस्तों, ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि अचीव किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नॉन टेक्निकल यहाँ पर इतना स्कोर अचीव किया जा सकता है। और मैंने क्या बोला है कि वहाँ पर कट ऑफ की रेस में बने रहने के लिए एटलीस्ट आपको 90-95 तक पहुँचना है। तो अगर आप सोचो यहाँ पर दूसरा जो हमारा पोर्शन है, जहाँ पे ऐसे है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, आपको ऐसे में दिक्कत होती है, आप उतना लंबा नहीं लिख पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो तुम यहाँ पर अगर 35 भी ले आए, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा 40 तक, 35 भी ले आए तो 55 + 35 हो जाता है 90। आप कट ऑफ की रेस में आ चुके हैं दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें क्या है, आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझिए ना कि मैं आपको कितने दिनों से समझाना चाह रहा हूँ। आपके लिए जो चीज़ डिफ़िकल्ट है आप उसको छोड़ो ना यार, जो चीज़ हमारे लिए आसान है हम उसमें स्कोर करेंगे। हमें पता है कि हम यहाँ स्कोर कर सकते हैं, तो इसको अपना और बेहतर बनाओ, और इसमें अपना जितना हो सकता है उतना 100% दो। इस सब्जेक्ट को, पूरे नॉन टेक्निकल पोर्शन को और बेस्ट कर लो अपना, जिससे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लो। यहाँ 50 आप 55 आप ले आए, नहीं 55 ले आते हो, अरे यार तुम 50 भी ले आते हो तो भी बहुत है। 50 भी अगर आपने ले आया यहाँ पे, और यहाँ पे आप 40-42 के आसपास पहुँच गए, बस मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ गए आपके। तो अब आपको सोचना है क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। ये सब चीज़ें आपको मैं कब तक बताता रहूँगा, आपको खुद सोचना है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग है उसको मैं और स्ट्रांग कर लूँ, ताकि मैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कर पाऊँ, छोड़ ना पाऊँ। उसमें अगर 10 पूछता है तो मैं 10 के 10 सॉल्व करूँगा और 10 के 10 सही करके आऊँगा। बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर आप पूरी एनर्जी लगाइए। जो थोड़ा सा आपके लिए लग रहा है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, उसको छोड़िए मत, स्किप मत करिए, मेहनत करिए वहाँ पर भी, उस पोर्शन में भी इतना करिए कि एटलीस्ट 70-80% उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जाए। ठीक है, बाकी क्या होगा, जब एग्जाम आएगा तो हमारे लिए जो आसान है हम पहले उससे शुरुआत करेंगे, वो पहले पोर्शन करिए, फिर दूसरा उससे थोड़ा सा जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके बाद वो करिए, फिर और जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके बाद वो करिए। कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप 95 तक पहुँचिएगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ तक आपको पहुँचना है, 95 तक पहुँचिएगा, ये बस हमारा मेन टारगेट है। 95 यहाँ तक आपको पहुँचना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेहनत आपको करनी है। 1 महीने 3 दिन बचे हैं। ठीक है, आज क्या डेट हो गई, 4 तारीख है। जो भी बचा आपके पास, 1 महीना आप मोटा मोटा मान के चलिए, 1 महीना आपके पास बचा है दोस्तों, पूरा का पूरा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। टाइम मत वेस्ट करिए, अननेसेसरी इधर उधर मत उलझिए। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बोलूँ, बस आप सिर्फ पढ़ाई करिए। बाकी मैंने आपको बोल दिया है कि ये जो हमने आपको PYQ दिया है, पूरा का पूरा 151 पेज का आपका PDF है, 151 पेज का PDF है। इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और ऐसा ही PDF और चाहिए अगर आपको, तो जितने भी पीछे PYQ हुए हैं,
अकेले ATC नहीं, और भी एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ कुछ हमारे पास और भी PYQ हैं, जैसे कॉमर्शियल का है आपका, इसके साथ साथ आपका लॉ का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, इसके साथ साथ आपका ऑफिशियल लैंग्वेज शायद नहीं होगा, और भी जो भी हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पेपर है, हम वहाँ से नॉन टेक्निकल वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपका कंबाइन करेंगे, और ऐसे ही आपके लिए और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अभी शायद मोस्ट प्रॉब्ली आपको हम ये शायद 480 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, 8 पेपर हमने वहाँ से कंबाइन किए हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, तो 480 के आसपास ये क्वेश्चंस हैं। तो 480 अभी हमारे पास और 10-12 क्वेश्चन पेपर होंगे तो हम देखेंगे, तो आपको एटलीस्ट हम 600 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करेंगे लास्ट में एग्ज़ाम के बस 5 दिन पहले। ये कितने टोटल आप मान के चलो 1200 क्वेश्चन के आसपास ये आप लगा के चले गए, आपको एक तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी वही सेम क्वेश्चन पूछ लेता है, वही सेम पैटर्न पे पूछ, अगर मान लीजिए नंबर चेंज है, वही सेम क्वेश्चन नहीं है बट सेम उसी पैटर्न पे पूछ लेगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा इनको देख करके, नॉन टेक्निकल को पोर्शन को देख करके। आपको अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं इनको कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट ये तो समझ जाओगे कि किस टॉपिक से ये पूछ रहा है, जिस टॉपिक से पूछ रहा है बस वही टॉपिक आप तैयार कर लो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।